देखते अब हम। अब तक हमने जो भी देखा उसमें नया टॉपिक है बड़ी बकवास लाइन बोली मैंने। वो लेने के लिए उसको पूछना भाड़ा कम से कम होनी, तो उसको कहते थे मैं फ़ोन करके ज़्यादा भाड़ा में तो ऐसे मंगा लो। हाँ ठीक है। अब क्या है ओवर राइडिंग की कहानी? एक क्लास है ए नाम की, एक क्लास है बी नाम की, आपस में कनेक्ट कैसे होंगी? कॉलन पब्लिक ए, ठीक है। मैंने इसमें बनाया पब्लिक के अंदर, कल मैंने एग्जाम्पल नहीं कराया था क्या? पब्लिक के अंदर void show और सी आउट I am show of A। फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का और मैं लिखा ऑब्जेक्ट डॉट शो। क्या आउटपुट आएगा? जूम करोगे थोड़ा? क्या आंसर? आउटपुट में क्या आएगा? आई एम शो ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इन आई टेंस है, तो ये पहले अपने अंदर शो को ढूंढेगा, नहीं मिला तो ये इसको बुला के ले आएगा। आगे आउटपुट आई एम शो ऑफ ए। अब मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया, यदि मैं जावा में ही ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये वो राइटिंग कहलाती है। और यहाँ मैं लिख दिया आई एम शो ऑफ बी। अब थोड़ा सा जूम वापस कम करेंगे तो अभी आउटपुट में क्या आएगा? आई एम शो ऑफ बी, बी आएगा, ठीक है। आई कॉपी एंड पेस्ट, मैंने एक ए का बनाया, ए ऑब्जेक्ट, एक बी बनाया, बी ऑब्जेक्ट, एक ए बनाया, लेकिन मैंने इसके आगे ए बी लिखा क्योंकि इसने मेमोरी बी की ली है। ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है मैंने। एक ए क्लास है, ए ही ऑब्जेक्ट है। एक बी क्लास है और बी का ही ऑब्जेक्ट है। एक ए का वेरिएबल तो ए क्लास का है लेकिन मेमोरी बी की है। मैं इसका उल्टा नहीं लिख सकता। मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि बी यहाँ लिख दूँ और ए यहाँ लिख दूँ, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इनहेरिट है, तो ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब तीनों जने शो को कॉल करें, कब किसका कौन कॉल होएगा? जब ए का ऑब्जेक्ट का शो लिखा हुआ है,
क्योंकि ए का ऑब्जेक्ट है, तो ए का ऑब्जेक्ट ये है, इसके शो के अंदर ये कॉल हो जाएगा। बी के ऑब्जेक्ट का शो, बी के ऑब्जेक्ट का शो ये कॉल हो जाएगा। इसने कहा ए बी के ऑब्जेक्ट का शो, नियम के अनुसार ओवरराइडिंग होनी चाहिए थी, ये ए क्लास का ही कॉल करेगा, जबकि कॉल इसको करना चाहिए था। बात समझ में आई? तो यहाँ ओवरराइडिंग नहीं हो रही है कुल मिलाकर। तो 2 बार ए का शो, बीच में बी का, ए का शो, बी का शो और ए का शो। नई लाइन के लिए हम सबके पीछे एंडर लिख देते हैं। स्लैश एन भी लगा सकते हो, ज़्यादा बढ़िया कौन सा है, एंडल या स्लैश एन? स्लैश एन ज़्यादा बेहतर है। स्लैश एन एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्लैश एन एक स्पेशल कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में न्यू लाइन के लिए अवेलेबल होता है। एंडल यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और आईओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। आईओ स्ट्रीम में भी वो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये केवल C++ में होता है और किसी में नहीं होता। स्लैश एन सभी के अंदर होता है। तो रिकमेंडेड यही किया जाता है कि आप स्लैश एन यूज करो, ठीक है। मैंने क्यों लिखा, ऐसे ही लिख दिया, C++ की स्पेशल थिंग है, लिख दिया। मैंने रन करवाया कोड को, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसने यहाँ पर ए का कॉल किया। अब नियम क्या कहता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब रन टाइम में डिसाइड करना कब कॉल करना। ओवरराइडिंग का मेन उद्देश्य क्या है, किसी चीज़ का नया वर्जन लिखना, किसी चीज़ का नया वर्जन लिखना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा PHP का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लो, वही सेम ही लिंक है, पर वो हमेशा क्या दे रहा है, जो भी नया वर्जन आया है वो दे देता है। पुराने आपको लेने होते हैं तो ऑप्शन होता है वहाँ। तो किसी फंक्शन, यदि एक पेरेंट का एक फंक्शन है जो आपके काम को जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो आप उसको दोबारा लिखोगे, उस चीज़ को ओवरराइडिंग कहता है। पर यहाँ ओवरराइडिंग हो ही नहीं रही है। यहाँ पर ए का जो फंक्शन है वो ए से एसोसिएटेड है, बी का जो फंक्शन है बी से एसोसिएटेड है। नियम के अनुसार लाइन नंबर 19 के अंदर नया वर्जन कॉल होना चाहिए था, जबकि ये पुराना वर्जन ही कॉल कर रहा है। भाई ए का ऑब्जेक्ट है, मेमोरी मुझे किसकी चाहिए, बी की। तो यदि आप यहाँ बी लिख रहे हो और आप चाह रहे हो कि ए के जितने भी फंक्शन जो बी के अंदर है वो बी वाले कॉल हो, ना कि ए वाले, उस केस के अंदर ए क्लास क्या रखेगी, अपने आगे वर्चुअल कीवर्ड लिखेगी। वर्चुअल कीवर्ड इसको क्या कर देगा, इनहेरिटेंस को, क्या नाम है, ओवरराइडिंग को अनेबल कर देगा। अब हो क्या रहा है इसको और डिटेल में समझेंगे। राइट नाउ हमारा सही आंसर आ जाएगा, आई एम शो ऑफ बी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा बोर्ड का यूज करता हूँ। देखो इसमें कोई बोर्ड वाला दिख रहा है कि ये रहा, एक क्लास ए है, उसके पास x, y और z नाम के 3 मेथड है, ठीक है। जिसमें से ये वर्चुअल है और ये भी वर्चुअल है, ये नहीं है। एक b नाम की क्लास है जो उसके इनहेरिट की है, मतलब चाइल्ड क्लास है। उसने एक a नाम का फंक्शन, एक x नाम का फंक्शन, एक x नाम का फंक्शन और एक z नाम का फंक्शन बना दिया। बात समझ में आ गई? ये वर्चुअल है, लेकिन इसने इसको तो इनहेरिट किया है, इसको नहीं किया। बात समझ में आ रही? तो जब
अब होगा क्या, मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू बी की मेमोरी ली, तो मैं किस किस को एक्सेस कर सकता हूँ। अब ए क्लास अपने तीनों मेथड को एक्सेस कर सकता है ये, लेकिन ये दोनों वर्चुअल है, तो ये ढूंढेगा इनका कहीं नया वर्जन तो नहीं लिखा हुआ बी के अंदर। तो बी के अंदर एक्स का देखेगा, तो ये रन टाइम में इसको कॉल कर देगा, क्यों, क्योंकि इसका नया वर्जन मिल गया। जब मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट का एक्स, तो ये किसे कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि उसका नया वर्जन मिल गया। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब मैं जब ऐसे वाई को भी कॉल करूँगा तो वाई भी कॉल होगा। वो कहता होता, लेकिन बी के पास उसकी नई डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब इसका बी का अभी नया, वाई का अभी नया वर्जन बना ही नहीं, तो वो अभी पुराना वर्जन ही कॉल होगा। इसीलिए ओवरराइडिंग को वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहता है। न्यू वर्जन, न्यू डेफिनेशन लिखना, ठीक है, उसका एक नया अध्याय लिखना उसी टॉपिक का, ठीक है। अब रही बात जेड की, तो जेड कौन सा कॉल होगा दोनों में, तो ऊपर वाले होगा, क्योंकि वर्चुअल नहीं है। तो जब तक वर्चुअल नहीं है तब तक चाइल्ड से वो एक्सेस नहीं कर सकता। यदि ये वर्चुअल डिक्लेयर होता है तो एक्सेस हो जाता है। अब मैं ये कोड में लिखूंगा ना, कोड बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल चलाते शर्म को नहीं आता था। बात समझ में आई क्या, क्या समझ में आया? इसका वर्चुअल होगा उसको मतलब आउटपुट आ जाएगा, इसका वर्चुअल नहीं बना होगा तो डिपेंड करता है कि आपका पेरेंट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाइल्ड क्लास की मेमोरी होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है, गेट इन्फो, गेट इन्फो और सेट इन्फो, ठीक है। ये स्टूडेंट नहीं, ये पर्सन है। कौन है? पर्सन। अब एक पर्सन स्टूडेंट भी है, एक पर्सन टीचर भी है, एक पर्सन प्रिंसिपल भी है और एक ऑफिस वाला भी है। अब ये यदि वर्चुअल है दोनों, तो ये दोनों फंक्शन ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, तो ये भी बना देंगे। अब मुझे एक पर्सन, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैं लिखता हूँ न्यू। अब मुझे किसकी आत्मा लेनी है? पर्सन स्टूडेंट है क्या, पर्सन टीचर है क्या, पर्सन प्रिंसिपल है क्या, पर्सन ऑफिस बॉय है क्या? इन तीनों में से जिसका लिखेगा उनकी नई डेफिनेशन उठा लेगा। बात समझ में? इसका यूज यहाँ आता है, प्रैक्टिकल है। ऑब्जेक्ट वही, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा, डेफिनेशन किसकी उठाएगा? नहीं। क्लास में बैठने का क्या मतलब रहा फिर, जब तुझे मोबाइल ही चलाना है? कहाँ है मोन? बैग के अंदर है ये रहा। तो फिर कहाँ, कॉपी में क्या ध्यान दे रहा है? तो ये डायग्राम ज़्यादा काम का है अभी, जिसको तो तू देख ही नहीं रहा है। मेरी बातें किस किस को समझ में आई क्या? तो वर्चुअल का यूज कहाँ पर है? जब बेस क्लास डिराइव्ड क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना चाहिए, तो वो अपने फंक्शंस को वर्चुअल बना देगी और डिराइव्ड क्लास उसके नए वर्जन लिख देगी। इसका एक और एग्जांपल देखें हम। जैसे मान लो एक व्हीकल है, तो एक व्हीकल में क्या हो सकता है? इंजन टाइप, ठीक है, एवरेज, ठीक है, ऐसे 4-5 फंक्शन है। अब व्हीकल खुद कुछ नहीं होता, व्हीकल होगा तो 2 व्हीलर होगा, ये व्हीकल है, 2 व्हीलर होगा या 3 व्हीलर होगा
या 4 व्हीलर होगा। अब क्या उसमें इंजन टाइप नहीं होते क्या? तीनों में होते हैं। क्या ये सारे एवरेज नहीं देते क्या? देते हैं, लेकिन तरीके अलग है। तो कोई भी 2 व्हीलर, तो यहाँ पर ये जो क्लास है ये सिंपल प्लेस होल्डर है, ये कनकरेंट क्लास नहीं है। अब कनकरेंट क्लास किसे कहते हैं? जिसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो कभी भी वर्चुअल फंक्शन वाली जो क्लास होती है वो उम्मीद करती है कि मुझे कोई इनहेरिट करेगा और मेरे इन फंक्शन को नए बार बनाएगा। बात समझ में? तो नीचे वाली क्लास को हम टेक्निकल टर्म में कनकरेंट क्लास कहते हैं। कनकरेंट क्लास जिनके ऑब्जेक्ट बनेंगे। कहानी समझ में आएगा? तो दिस इज यूज ऑफ ओवरराइडिंग। तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही था। एक व्हीकल है तो व्हीकल एवरेज भी निकलेगी, इंजन टाइप भी होगा, सब होगा, पर व्हीकल का थोड़ी ना होगा। कोई 2 व्हीलर का होगा या 4 व्हीलर का होगा या 3 व्हीलर का होगा, लेकिन उसमें कॉमन मेथड और प्रॉपर्टी है जिनकी डेफिनेशन कौन लिखेगा? नीचे वाला। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? नीचे वाला ऐसे ही बना लेते, ऊपर वाले लिखते नहीं तो ही बना लेते। वो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ध्यान से समझो। मैं व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, अब मैंने न्यू लिखा। अब यदि मैं 2 व्हीलर लिखता हूँ ना, तो मैं 2 व्हीलर से ये ऑब्जेक्ट केवल उन्हीं मेंबर्स को ले पाएगा जो इसके पास क्या है? वर्चुअल डिक्लेयर है। इसके पास अपने कुछ 4-5 आदमी एक्स्ट्रा होंगे ना, तो वो इससे आएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर ये ए को कभी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भले ये वर्चुअल हो तो भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेस का ऑब्जेक्ट है। बेस केवल डिराइव्ड क्लास के उन्हीं मेथड्स को एक्सेस कर पाएगा जो उसके पास है और वो वर्चुअल है। ठीक है, अब इसका और समझते हैं कहाँ यूज आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक क्लास बनाते हो, उसमें 5 फंक्शन है। एक और क्लास बने, उसमें भी 5 फंक्शन है। एक और क्लास बने, उसमें भी 5 फंक्शन है। उन 5 फंक्शन के नाम अलग अलग रखे सब में। तो प्रॉब्लम क्या हुई? मुझे कितने फंक्शन के नाम याद करने पड़ेंगे? 15। यदि 5 में फंक्शन के नाम सेम होते हैं, अंदर काम अलग अलग होता है, तो मेरे सोरा नहीं रहता क्या? अब एक और बात को समझो। कौन कौन कार चलाना जानता है? कौन कौन मोटरसाइकिल चलाना जानता है? मोटरसाइकिल में होंडा में और बजाज में कोई अंतर बता सकता है? बेसिक अंतर क्या है? कौन सी चलानी ज़्यादा दूरी है? बजाज वाली पहले से किसके पास है? पहली गाड़ी बजाज किसके पास थी? जिसने पहली बजाज चलाई हुई हो। मुझसे होंडा की गाड़ी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि मैंने पहली गाड़ी बजाज की खरीदी, मुझे गियर आगे डालने की आदत है। मेरी बात समझ में आ रही? व्हाट्स द बेसिक प्रॉब्लम इज कॉमन इंटरफेस नहीं था। बात समझ में? आप कार को गौर से देखो, सभी के अंदर गेयर लगाने के सिस्टम सेम होता है। क्लच, ब्रेक, उनकी लोकेशन सेम होती है। क्या वो लोकेशन चेंज नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंपनी होकर? क्यों नहीं करते? ताकि कॉमन इंटरफेस ना बिगड़े। हाँ, यदि एक बेसिकली कोई कार लेते हैं ना, तो पहला ऊपर ही लगेगा, दूसरा पीछे ही लगेगा, तीसरा ऊपर ही लगेगा, चौथा ऐसे ही लगेगा, 5वां ऐसे ही लगेगा, रिवर्स ऐसे ही आएगा। इन 90% सेम होती है। या फिर दूसरा मॉडल चलता है ऑटोमेटिक, उसमें भी सेम चलेगा। जिनके क्लिच नहीं होगा उनका सिस्टम सेम होता है ना। क्या कंपनियों के पास इतनी ताकत नहीं है क्या कि वो पूरे सिस्टम को जहाँ चेंज कर सकते हैं? क्या वो गेयर को आगे पीछे नहीं कर सकते? यूजर ख़त्म हो जाएंगे उसके, क्योंकि कॉमन इंटरफेस पर ही विश्वास करता है। किसी ने वो एक कौन सा ब्लैकबेरी करके एक फ़ोन आया करता था, याद है क्या? ऑसम फ़ोन था, पर उसका इंटरफेस बहुत टफ था। अलग अलग टाइप के आते थे। एक टाइम तो 1-2 जगह तो मतलब उसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई थी, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? इंटरफेस बहुत बेकार है। आप कभी भी पैसे वाले बूढ़े आदमी को आईफोन के साथ नहीं देखोगे।
वो सैमसंग का 5 लाख का फ़ोन भी खरीद लेंगे पर आईफोन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका इंटरफेस उनसे हैंडल नहीं होता, कॉमन इंटरफेस नहीं है। बात समझ में आ रही है? व्हाट्स द रीज़न इज इम्पॉर्टेंट ओनली एक ही चीज़ है, वो है यूजर के कन्वीनियंस को आपको बिगाड़ना नहीं है। आदमी उस कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसने फील की हुई और उससे वो अलग हो। बात समझ में आई? तो कॉमन इंटरफेस के लिए ओवर राइडिंग यूज होती है। मेन टारगेट क्या है? बेस क्या कहेगा, कुछ मेथड बनाएगा और चाइल्ड को कहेगा उनको बनाओ। चाइल्ड नहीं बनाए तो उसकी मर्जी है, तो बेस फोर्स भी कर सकता है प्योर वर्चुअल बनाकर, जिसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का भी दूसरा काम यही है। एब्स्ट्रैक्शन और ओवर राइडिंग एक ही टॉपिक है। ओवर राइडिंग कब एब्स्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होएगी? जब पेरेंट फोर्स करेगी कि तुझे बनानी है। फोर्स कर सकती है? आंसर है हाँ। यदि बेस क्लास अपने अंदर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन ना करे, केवल डिक्लेयर करे, जब बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन को अपने अंदर केवल डिक्लेयर करे, डिफाइन ना करे, तो चाइल्ड पर एम्फेसाइज करेगी, जोर के देगी कि नहीं तुझे अब ये फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। विजुअलाइजेशन को समझो, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवर राइडिंग में लिखने में कोई तकलीफ ही नहीं है, जैसे पेरेंट में वैसे चाइल्ड में लिख दो, अंदर की बॉडी आपके अनुसार चेंज कर लो। बात समझ में आ रही है क्या? सेम नेम मेथड विद बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्लास फुल ओवर राइडिंग। इन C++ वी यूज वर्चुअल कीवर्ड। एग्जाम के हिसाब से तो 4 लेने काफ़ी और ख़त्म है आपका टॉपिक। व्हाट एक्चुअल यूज ऑफ, यदि आप कंपनी में जाते हो वो कहेगा मुझे समझाओ ऊप्स को कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कहाँ यूज कर पा रहा हूँ। तो ये सिस्टम समझाना है जो मैं बोल रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल समझाना है। हमारे यहाँ पर 2 लड़कियाँ एक साथ पढ़ती थी, एक का नाम खुशी था और एक का नाम अंजलि था। दोनों ही एक ही लेवल की थी और दोनों ही अच्छी कोडिंग जानती थी। दोनों ने एक ही कंपनी में इंटरव्यू दिया और उनको एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे गए। दोनों को ही वो आंसर परफेक्ट आते थे, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक साथ बचपन से पढ़ते थे। खुशी का हुआ, अंजलि का नहीं हुआ। अंतर क्या था? दोनों ने सेम टू सेम आंसर्स दिए। जब पूछा गया रियल लाइफ एग्जांपल समझाओ तो उसने विजुलाइज करवाया था। वहाँ पर वो किताब के एग्जांपल के अलावा कुछ नहीं बता पाए। हालांकि बाद में अंजलि दूसरी जगह लग गई क्योंकि टैलेंटेड थी। मैंने उसको यही कहा कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं थी, फिर वो 2-3 दिन में दूसरी जगह लग गई। पर सीखने वाली बात क्या थी? आपका विजुलाइजेशन से स्ट्रांग होना जरूरी है रादर देन कोडिंग। कोडिंग आना, ओवर राइडिंग में क्या है? सेम ने मेथड बेस एंड डिराइव्ड क्लास, बेस के अंदर वर्चुअल लिख दो, गए ओवर राइडिंग, खत्म बात। टॉपिक इतना ही है। काम कहाँ आता है? काम की कहानियों को समझना। काम कहाँ आता है? जब आपको कॉमन इंटरफेस बनाना। काम कहाँ आता है? बेस क्लास का कोई मेथड सक्षम नहीं है मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, लेकिन मैं उसी नाम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ ताकि यूजर को एक अलग फंक्शन ना मिले, उसी फंक्शन से काम चल जाए। बात समझ में? मैं दूसरा फंक्शन बना दूंगा, दिक्कत क्या आएगी? वो फंक्शन तो वैसे ही काम करनी है, बेस में पूरी बातें ही नहीं है। डिराइव्ड क्लास उसी फंक्शन को दोबारा बना देगा, तो एक लोड कम पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उसी मेथड को कॉल कर लेगा। तो हर रूप से ये कन्वीनियंट है। बात समझ में आई? तो क्या अंतर? बहुत सिंपल है कि ओवर राइडिंग बनानी है, कुछ नहीं है। बेस और डिराइव्ड क्लास में दोनों में एक दूसरा फंक्शन बना दें, बेस में आगे वर्चुअल लिख दिया, काम खत्म हो गया। कॉलेज की पढ़ाई में तो इतना ही है। यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन जो मैंने बताया, आपको एक लेआउट चाहिए कॉमन, एक न्यू डेफिनेशन चाहिए, एक न्यू वर्जन चाहिए। आज कॉल लगाया ही नहीं क्या? हाँ, हेलो,
प्राइस कंपनी और प्राइस को जीरो वो उसके होता है ना तो जीरो प्राइस का सबसे उसका वन होता है तो जीरो के वन पर जीरो के वन पर मैंने सर को ये समझाया सर ने कहा सर पर मेरे को जमाना नहीं है The class of physics उसने कर दिया मैं तुझसे पूछ रही तो कहाँ है फोन में ये मेरा है पन कॉपी पेन अरे रात में सो गई थी फिर मैसेज आया मन दिया था ना क्वेश्चन कर लिया मन का तो एक बार कोशिश की मैं करवाने का ना मेरे पास मेरे तो ट्रांसफर पर चला गया भाई सर बोल रहे हैं मैंने फोन किया एंड किया मैंने खोला भी था मैंने तो चैट जीपीटी पर उसके अंदर मत ही चलो माता पर नहीं मैंने आधा घंटा कोशिश की हाँ मैं वो लॉजिक यार मैंने किया था एरे भी लगाया था बट सर ने बोला ऐसे नहीं होगा यहाँ एरे लगाया फिर यहाँ एरे में दिए मैंने और यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा था क्या बोलते हैं मैंने बोला था यहाँ से एरे में भेजना है और यहाँ पे मैंने वो लिख दिया था कि कुछ अपने डॉलर कंपनी और डॉलर ऐसे बोला ऐसे लिखा ही अब कैसे होगा इतना माथा आया होगा डॉलर दिस कर करके फिर वो इसके प्रॉपर्टीज करके फिर इक्वल्स टू करके फिर वो कर दिया था एरे बना दिया था मैंने हाँ किया मैंने था उसने मना कर दिया मैंने लिखी थी मैंने वो वाला किया वैसे एरे ऐसे फोन नहीं मारना हालांकि मेरा फिर एरे को बना दिया तो जीरो मैंने जो बंद करा था ना उसमें मैंने ऐसे करा था अंजनी कहते तो जो तुमने किया ना कुछ कल मैंने ऐसे किया था वो मैंने यहाँ कंपनी लिखना तो प्राइस लिखना है फिर यहाँ से भेजना ये ऐसा आउट मैंने सबको बोला था सर ये देखो मैंने ऐसे कौन से मैंने ये प्रोसेस कल किया था आउट ऐसे कौन से कंपनी क्या आगे उसका नाम प्राइस मैंने जैसे कंपनी और प्राइस जीरो पर वो एक एरिया के अंदर अलग अलग एरिया में वो एक ही एरिया के अंदर जीरो पर कंपनी है एक में प्राइस होती है अगर अलग अलग एरिया होता है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि जीरो के बाद पर ये आ गया फिर वन के जीरो एक ही एरिया के अंदर कोई नहीं अपना वो मेरा कुछ सही एक ही एरिया के अंदर एक ही एरिया के अंदर मैंने भेजा था तो ये जीरो पर एक है वन पर ये प्राइस है आउटपुट कैसा कंपनी के अंदर आना चाहिए तो है ना यहाँ पे तो कंपनी के अंदर आना चाहिए दूसरा प्राइस के अंदर आना चाहिए साथ में कंपनी कंपनी के ये अंदर तो आना चाहिए कंपनी जीरो प्राइस बट देना एक ही के अंदर ये क्या कर रहा है ये पूरा ना ये अभी फिलहाल क्या कर रहा है कि ये पूरा इसको इसका जो जीरो नंबर पे ना वो ये रहना चाहिए और जो वन नंबर पे वो भी रहना चाहिए ये काम करना है मैकेनिकल तरीका क्या है सर यहाँ पे ये होगा सर मैं नहीं करता
अच्छा जल्दी जल्दी करना क्या है मैंने बस सर्च किया 10 नंबर डाल दिया ये वाला वो वाला करना है क्या तो मुझे नहीं नंदिनी ने भेजा है इस संडे ने डॉलर वैल्यू वाला कराया तब वो कंस्ट्रक्ट कर मैंने कहा उस तरीके से तो सकते नहीं फॉरेन वाला मैं है ना मैंने सर उससे रिलेटेड ही है ना मेरे को ऐसा लग रहा है सारे करवाएंगे बहुत पीछे है ये सारा का सारा डॉलर ले लिया तो इसने किसने कॉपी से नहीं करा क्या इसने नहीं 01 का मैंने ये पूरा है इसमें आता है पूरा इसमें फिर उसको बोलते डॉलर ले तो उसमें इतना साइड दे देते ना SINT इतना साइड पे चाहिए था तो क्वेश्चन का आंसर मेरा तो माथा दुखने लगा करते करते कल तुम बहुत सारी गलतियाँ कर रही थी किसमें जो मैंने आउटपुट देखा। कौन सा देख लिया आपने? आप जब जा रहे थे ना तो मुझे कोड दिखाया कि इसमें क्या गलती है उसमें। क्या सिंटैक्स हाँ तुम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पूरी पास नहीं कर रही थी। What is overriding? Overriding means to use superior authority in programming में लिख बाबू। In coding, overriding reference a subclass provided its own specific implementation of a method that it inherits from the parent class, rather than using parent version of the method. This allows for specialized behavior within a hierarchy of classes. There are a child class can customize the functionality defined in its superclass. The overriding method in the child class must have the same name, return type and parameter as the method in the parent class is considered an overriding. समझ में आ गया क्या? सेम ही बात कह रहा जो मैं कह रहा हूँ। तो मेथड ओवरराइडिंग का की फीचर क्या है? कोर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, अनेबल पॉलीमॉर्फिज्म को करता है। ओवरराइडिंग पॉसिबल ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस वेयर अ सब क्लास इनहेरिट द सुपर क्लास। मेथड सिग्नेचर का मतलब क्या है? नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर सबका सेम होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग अलाउड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड सेम मेथड कॉल देयर ओन यूनिक वे विच इज फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें देख लेते हैं।
सेम ही बात है। देखो इन C++ प्रोवाइडिंग अ फंक्शन ओवरराइडिंग use the virtual function in inheritance in the case of function the base class declare as virtual and overridden in the derived class. The derived class implementations will be called if the method is called through the reference of pointer of the base class, जैसे मैंने बताया। कब कॉल होएगा? जब आप बेस क्लास का पॉइंटर लोगे और चाइल्ड क्लास का मेमोरी लोगे। घर से निकल आ गया क्या ये समझ में? इसको उतार लिया था क्या? तो उतारा क्यों नहीं? उतारो क्यों? आ गया क्या वो राइडिंग का समझ में कॉन्सेप्ट? जूम इन। मर्जी है वो कर लो। वो क्या क्या समझ में आ गया क्या? ओवर राइटिंग बस इतने कॉन्सेप्ट को कहते हैं। गया पॉलीमॉर्फिज्म खत्म। ठीक है। अब C++ वाले कल से इस बैच में नहीं बैठेंगे। अब इनके जो ऊप्स होंगे वो थोड़े से अलग होंगे, आपके थोड़े से ऊप्स जो है वो थोड़े से अलग होंगे। अब आप लोग और इनके जर्नी मैच नहीं करते। एक रास्ते में बस एक इतने विंड एरिया था जो तुम्हारे साथ था। कल से तुम्हारी जो क्लास है वो 5 से 6 अलग से लगेगी। बात समझ में आ गई? टाइमिंग कहा ना, भी सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैंने कहा ना कल से तुम्हारा 5 से 6 अलग से टाइमिंग लगेगी क्लास का। 4 से 5 इनका है, 5 से 6 आपका है। ये एक विंड एरिया में तुम आगे। अब ये जो तुम जितने भी C++ वाले नोट्स पढ़े ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट थे, ये तुम्हारे सिलेबस में वापस आएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ये तुम्हें बस एक बार ऐसे झोंका दिलाने वाला था। अब तुम्हारे सिलेबस अनुसार हम वापस से पढ़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब इससे आगे तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेटर ओवरलोड का कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सब में अलग है। अब मैं इनको PHP के साथ पढ़ाऊँगा। हेलो, अब घर पर आएंगे तब बात कर लेंगे। ऐसे कोई नहीं, नॉर्मल बात है ऐसे। अभी क्लास में तो नहीं कर सकता। ओके, तो अब आप लोगों का जो भी C++ वाले, केवल C++ वाला है उनका और हमारा इस बैच में इतना ही रहता था। अब मैं PHP के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब PHP के साथ में हम इनको कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे PHP पढ़ानी ज़रूरी है। हाँ हाँ, आप लोग जाना चाहो तो चले जाओ, नहीं तो 5 मिनट बाद चलो कल से PHP पढ़ लेंगे। आज तो मैं थोड़ा कम पढ़ा देता। ठीक है, कल से हम PHP नहीं, तुम्हारे उस बहुत सारे बाकी हैं PHP में। अब कल PHP के साथ में अभी जस्ट
ज़्यादा उस सीखने सी बाकी प्लस प्लस है। इनमें अब हमारे में से दोनों की किसके ज़्यादा उस बाकी है PHP वालों के उसमें satisfaction। PHP में हो उनका से करूँ से दूँ या नहीं? ये तुम डिसाइड करो। तो क्या करना है बता दो। तुम अभी कॉलेज जाती हो क्या? अभी तो सीनियर्स का एग्जाम है छुट्टियों पर कुछ दिन के लिए 10 तारीख तक जो तुम लोग हो ना 2 से 3 आ जाओ। C++ वाला आ जाओगे क्या? तो एक बुझा जाता है। ठीक है कुछ दिन तक जब तक एग्ज़ाम है 10 तारीख है सीनियर्स के एग्ज़ाम तब तक आ जाओ। 2 से 3 मैं C++ पढ़ा दूंगा। फिर 3 से फिक्स रखो मेरा फिक्स ही है। तुम लेट आती हो हमेशा। मतलब कि मैं या तो नहीं इसमें फिर आप तरुण से भी पढ़ पाओगे। अभी दोनों बातें हो जाएगी आपके लिए कह रहा हूँ। अब अगले 4-5 महीने तो 2 से 3 ही पढ़ाओगे। फिर तुम्हारे स्कूल तुम्हारे कॉलेज की दिक्कत होगी और किसी को नहीं मेरे है। कोई दिक्कत नहीं 11:30 बजे हो जाती है छुट्टी। 11:30 छुट्टी हो जाती है। हाँ, 11:30 जैन कॉलेज में 11:30 छुट्टी हो जाती है। ठीक है फिर 2 से 3 भी तो 2 से 3 क्लास घंटे फिर हम घर जाते हैं। यहीं बैठते रहते हैं।